हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी एसएफ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने लॉन्च किया था EORO मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब मैंने डिस्कस किया था। और इसके तहत हम क्या करने वाले थे, लगभग हमने 60 से 65 टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं हम। अभी तक कुछ हो चुके क्रम में आज हम करेंगे डे 1 का, जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट हमने 1 नवंबर को लिया था, आयोजित कराया था 1 नवंबर 2022 को। उसका आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें बच्चों सिलेबस था उसका पार्ट ए का तो था जो राजस्थान का प्री हिस्टोरिकल राजस्थान, जिसमें राजस्थान की सभ्यता के बारे में सवाल पूछे गए थे। और पार्ट बी जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है, उसका सेक्शन 1 से लेकर 10 तक के बारे में हमने इसमें सिलेबस डाला था। तो देखो बच्चों, काफ़ी टाइम से हम इस पर काम कर रहे हैं और कई लोगों ने इसमें, हमारा लगभग 300 लोगों ने अब तक ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है बच्चों। अधिकांश बच्चे इसकी तारीफ कर रहे हैं और लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उनके अच्छे से रैंक भी आ रही है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, लगभग हमने 700 तो क्वेश्चन पार्ट बी के और लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट ए के हमने बनाए हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे और जो हमने शेड्यूल बनाया है डे 1 का, डे 2 का, अगर इस हिसाब से आप डेली पढ़ते रहते हो तो आपका पूरा सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लगभग 4 लाख लोगों के आसपास फॉर्म भरे हैं और लगभग एक पोस्ट 5600, लगभग 5000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो इसको डरने की कोई बात नहीं बच्चों। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, प्रॉपर स्टडी कर रहा है, उसको चिंता करने की कोई बात नहीं किसी प्रकार की। आप लोग हमारे साथ बने रहो और अच्छे से स्टडी करो। जो हमने टेस्ट शेड्यूल दिया है, देखो टोटल 65 टेस्ट हम आयोजित कर रहे हैं। इसमें से 50 तो क्या होंगे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, 10 जो हमारे वीकली टेस्ट होंगे और 5 जो लास्ट में फुल टेस्ट होंगे। तो अगर आप जो हमारा सिलेबस हमने दे रखा है पर टेस्ट का, उसके हिसाब से आप डेली पढ़ोगे तो आपको, मुझे लगता नहीं किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता है। आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। कई बच्चे लास्ट में फिर एंड टाइम पे पढ़ाई करते हैं बच्चों, एंड टाइम पर आएंगे और पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो उनका तो ऐसा होना ही नहीं है ना। जो शुरू से फर्स्ट डे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होने की संभावना है। लगभग इस टेस्ट सीरीज को चालू हुए 14 दिन हो गए अब तक। आज से भी आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। पुराने टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है हमारे जो वो ऐप पर। तो बच्चों, ये जो मैं आज अपने DPT डेली प्रैक्टिस टेस्ट एक आयोजित कराया था 1 नवंबर को, उसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से पार्ट ए से बच्चों 20 क्वेश्चन थे और पार्ट बी में 10 क्वेश्चन थे। ये 10 क्वेश्चन किससे थे, जो सेक्शन 1 से लेकर 10 तक के। इनका मैं आज जो हमने 10 क्वेश्चन पूछे थे पार्ट बी से, उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन बच्चों शुरुआत होती है कि राजस्थान नगर पालिका जो एक्ट है 2009 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 15 नवंबर 2009 से लागू हुआ था। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 पूरे राजस्थान में लागू है। तो इसके 4 ऑप्शन है, क्या कथन, 1 सत्य है, 2 सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों गलत है। तो आप अपना टाइम ले 30 सेकंड का और मुझे इसका सही आंसर बताएं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपने इसका आंसर ट्राई किया होगा। इसका सही आंसर है डी। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो बच्चों, जो कोई भी एक्ट होता है ना, वो 2 तरीके से लागू होता है। एक तो उस दिन से लागू होता है जिस दिन वो गजट में नोटिफिकेशन होता है। कई सारे एक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिस दिन वो गजट में उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी दिन से लागू हो जाता है। कई सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो गजट में नोटिफिकेशन में लिखा होता है
कि किस तारीख से लागू होंगे। अभी सरकार के ऊपर होता है कि वो एक्ट को कब से लागू करना चाहती है। अब क्या जिस दिन गजट जारी हुआ है, गजट में नोटिफिकेशन, उसी दिन से लागू करना चाहती है या भविष्य में कोई डेट से लागू करना चाहती है। कई बार ऐसा लिख देते हैं कि 1 महीने बाद लागू होगा, कई बार लिख देते हैं 2 महीने बाद लागू होगा, या कई बार डेट भी दे देते हैं कि इस तारीख से लागू होगा। तो बच्चों, ये जो कानून था, इसका गजट नोटिफिकेशन आप सबने पढ़ा होगा। सेक्शन 1, जो सेक्शन 1 था, उसका शुरुआत में सेक्शन 1 क्या था बच्चों? सेक्शन 1 में क्या था? सेक्शन 1 में था, सबसे पहले तो जो एक्ट का नाम है, कहाँ कहाँ वो लागू होगा और किस स्थिति से और कब से वो प्रभाव में आएगा। तो 11 सितंबर को सरकार ने क्या किया था? गजट नोटिफिकेशन जारी किया था और ये लागू हुआ था 15 सितंबर को। ये दोनों डेट अलग अलग है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है? एग्जाम में आपसे पूछे कि गजट नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, तो उसका सही आंसर क्या है? 11 सितंबर। और अगर पूछे कब से लागू हुआ, तो गजट नोटिफिकेशन सरकार ने लिख देता कि ये एक्ट 15 सितंबर से प्रभावी होगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये डेट अपने आप गलत होगी। ये 15 नवंबर नहीं होगा, क्या होगा? 15 सितंबर 2009 होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा, ये पूरे राजस्थान में लागू है। तो सेक्शन 1 में ये लिख रहा है कि ये एक्ट पूरे राजस्थान में किसको छोड़ के? कैंटोनमेंट एरिया को। कैंटोनमेंट एरिया मतलब छावनी क्षेत्र, जहां पर सेना का कानून लागू होता है, सेना के नियम लागू होते हैं। तो ये छावनी क्षेत्र में ये कानून लागू नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों कथन गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, ये हमने जैसा अभी जो हमारा डेली प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा था, उसका वीक 1 और वीक 2 कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा वीक 3 चल रहा है। उसमें आज जो 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, इसमें डे 1 का आप सिलेबस देख सकते हैं, डे 2 का सिलेबस देख सकते हैं, डे 3 का सिलेबस देख सकते हैं। इसी हिसाब से हम डेली क्वेश्चन बना रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, इनका जो हम सॉल्यूशन है वो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन जरूर उपलब्ध कराऊंगा। इसी प्रकार से मैंने अभी आपको कहा था, कई बच्चे लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, जैसे कि गणपत जी हैं, इनका जो DPT 1 हुआ था उसमें फर्स्ट रैंक आई थी, लगभग 28.67 इनके मार्क्स आए थे 30 नंबर में से। इसके बाद यश चौधरी जी हैं, हरेंद्र जी हैं, ऐसे कई बच्चे लोग कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से रैंक लाके अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी पढ़ें और अच्छे से टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसको जो पढ़ा है उसको और ज़्यादा से मजबूत करें। डेली टेस्ट से क्या होता है बच्चों? डेली टेस्ट से क्या होता है, हम जो डेली की पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो एक हम प्रैक्टिकल रूप में आंसर के रूप में हम अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो रैंक जारी होती है उससे क्या होता है? कंपटीशन की भावना बढ़ती है। कंपटीशन की भावना बढ़ती है और जिस बच्चे को अच्छी रैंक आती है वो उसको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। ये तो लगभग हमने 10 टॉप 10 रैंक यहाँ पर उपलब्ध कराई है। और भी कई बच्चे लोगों ने टेस्ट दिया था, उनकी सबकी रैंक अभी यहाँ उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, लेकिन इन बच्चों ने रेगुलर पढ़ाई करी है और अच्छी रैंक लेकर आ रहे हैं। बच्चों, दूसरा हमारा क्वेश्चन था, पूर्ण संख्या या कुल संख्या से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय ऑल नंबर ऑफ टोटल और टोटल नंबर? इसके 4 ऑप्शन देखो आप। नगर पालिका के सभी सदस्य, नगर पालिका के सभी मनोनीत तथा चयनित सदस्य, नगर पालिका के सभी पार्षद, अध्यक्ष तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मनोनीत सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्य। तो बच्चों, आप 30 सेकंड का टाइम लो और इसका आंसर मुझे दो। तो आप सब लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। बच्चों, जो सेक्शन 2 है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, सेक्शन 2 में क्या दिया गया है? सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी डेफिनेशन उसमें से आपको पढ़नी है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पढ़नी है और समझनी है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जो डेफिनेशंस में है ना सेक्शन 2 में, इसमें यहाँ ऑल नंबर और टोटल नंबर का मतलब है जितने भी जो नॉमिनेट मेंबर है ना उनको छोड़कर। आपको पता ही होगा कि राज्य सरकार द्वारा नगर पालिकाओं में जो नगर पालिका का विशेष ज्ञान रखते हैं वैसे लोगों को मनोनीत करते हैं। नगर पालिका में 6 करते हैं, नगर परिषद में 8 करते हैं, नगर निगम में 12 करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था और पहले भी देखा था। तो मनोनीत सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों को टोटल नंबर या होल नंबर में गिना जाता है।
ये इस परिभाषा में साफ स्पष्ट है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नगर पालिका की संरचना में सम्मिलित होते हैं, जो नगर पालिका की कंपोजिशन है उसमें किस किस को शामिल किया गया, इसमें ये पूछा गया है। क्या वो एमएलए, जो लोकल एमएलए होता है, क्या वो नगर पालिका में शामिल माना जाता है? पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ नगर पालिका का मतलब केवल नगर पालिका बोर्ड नहीं है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तीनों ही है, ये यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो क्या एमएलए को इसमें माना गया है? क्या ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिनको विशेष ज्ञान रहते हैं वो इसमें शामिल होते हैं? क्या किस क्षेत्र का सांसद होता है? क्या सभी हैं? इसका आप मुझे आंसर सही सही बताइए। तो आप सब लोगों ने इसका ट्राई किया होगा बच्चों। जो हमारा राजस्थान नगर पालिका एक्ट है उसका सेक्शन 6 है। इस सेक्शन 6 में क्या बताया गया? कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपालिटी किस किस से बनी गई है, उसका क्या कंपोजिशन है, ये सब इस सेक्शन 6 में बताया गया है। तो इसमें देखो बच्चों कौन कौन आता है। एक तो जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो तो आएंगे, जाहिर सी बात है। पूरा हर नगरीय निकाय कुछ वार्डों में बढ़ता है, वार्डों से जो निर्वाचित सदस्य आते हैं वो तो आएंगे। इसके बाद इसमें कौन आएगा? इसके बाद इसमें मनोनीत सदस्य आते हैं। मैंने अभी बता दिया था 6, 8, 12 मनोनीत सदस्य आते हैं। जो लोकल एमएलए है, जिस एमएलए के क्षेत्र में वो नगर निकाय है वो आता है। और नगर परिषद और नगर निगम के संबंध में जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, सपोज को जयपुर का सांसद है तो जयपुर नगर निगम का मेंबर होता है। तो चारों इसमें शामिल होते हैं बच्चों। हो सकता है इनमें से किसी को वोट देने का अधिकार नहीं हो, जैसे मनोनीत को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये सब मिलकर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम बनाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका मैं एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं कि एमएलए कैसे होता है। राज्य सरकार ने बीच में क्या होता है, देखो एमएलए भी नगर पालिका का मेंबर होता है। और जब भी बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ना कार्य संचालन नियम, बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं उसमें एमएलए का होना अनिवार्य है, क्योंकि वो उसका क्या बोलते हैं, नगर पालिका का मेंबर है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो नगर निकाय क्या होता है, जो बोर्ड मीटिंग आयोजित करते हैं, कब करते हैं? जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में जो विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो एमएलए जयपुर में रहेगा कि या नगर पालिका की मीटिंग में उपस्थित होगा। सपोज झालावाड़ नगर परिषद है, तब एक एमएलए एक साथ दो जगह कहाँ कैसे हो सकता है? जयपुर में विधानसभा अटेंड करे कि वो झालावाड़ में नगर परिषद की मीटिंग अटेंड करे। ऐसी स्थिति में बीच में राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया था, एक आदेश जारी किया था कि जब विधानसभा सत्र चल रहा हो तो बोर्ड की मीटिंग आयोजित नहीं की जाए। विधानसभा सत्र चल रहा हो तब बोर्ड मीटिंग नहीं होगी। अगर इमरजेंसी में करानी पड़े तो क्या करना पड़ेगा? एमएलए से पूछना पड़ेगा। अगर एमएलए सहमति दे देता है कि ठीक है आप आयोजित करा लो, कोई बात नहीं, तो बोर्ड मीटिंग आयोजित की जा सकती है। नहीं तो प्रेजेंट टाइम पर जब विधानसभा सत्र चल रहा हो तो बोर्ड मीटिंग आयोजित नहीं की जाती है। वो इसीलिए नहीं की जाती क्योंकि एमएलए भी क्या होता है, उस नगर पालिका, नगर परिषद का मेंबर होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। राज्य सरकार राजपत्र में हुई प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा निम्न में से किन शक्तियों का प्रगट करते हुए नगर निकाय का गठन कर सकती है? सीधा सा पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि नगरीय निकाय का गठन कैसे किया जाता है, कौन सी शक्ति, कौन सी पावर उसको प्रदान की गई है राज्य सरकार को। तो इसके आंसर आप बताइए मुझे। तो बच्चों इसका सही आंसर है सी, दोनों कैसे? देखो आपको पता ही है जब आजादी हुई थी स्वतंत्रता के बाद, जो शहरी निकायों का गठन नहीं किया गया था, उनको क्या था, संवैधानिक दर्जा नहीं था। बाद में क्या हुआ था, 74वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे। उसमें से एक अनुच्छेद यह भी था 243Q। इस 243Q में पावर दी गई थी राज्यों को कि वो अपने अपने राज्य में क्या करें, नगर पालिकाओं का, नगर परिषदों का गठन करें। इसी प्रकार से जब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बना तो उसमें सेक्शन 3, इस सेक्शन 3 के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके थे। राज्य सरकार को पावर देता है कि क्या करे, वो नगरीय निकायों का गठन कर सकती है। इसलिए दोनों आंसर एकदम सही है। इसका सही आंसर होगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन है, नगर पालिका क्षेत्र घोषित किए गए क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम पंचायत को शामिल किए जाने पर किस ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच को नगर पालिका घोषित किए गए क्षेत्र का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के संबंध में है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं पड़ा होगा, ये मैं बता देता हूं। जैसे सपोज करो ये ग्राम पंचायत एक है, आप सबको ये बात पता होगा कि जब तो नगर पालिका बनती है तो ग्राम पंचायत से ही बनती है सामान्यतः। एक ग्राम पंचायत जीपी 2 है, अब इन दोनों को मिला के क्या हुआ, एक नगर पालिका बनाई। तो अब इस ग्राम पंचायत का सरपंच भी था पहले से, उप सरपंच भी होगा, इसका भी सरपंच होगा, इसका भी उप सरपंच होगा, वार्ड मेंबर भी होंगे। तो बताओ जो नई नगर पालिका बनी है इसका अध्यक्ष कौन होगा। अभी दोनों लड़ेंगे, ये सरपंच चाहेगा कि मैं बनूं, ये चाहेगा मैं बनूं। तो पूर्व में क्या था, इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। सरकार जो अपना क्लोज होता था, जो उनकी पार्टी की विचारधारा संबंध रखता था, उस सरपंच को क्या कर दिया करते थे, नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चार्ज दे दिया करते थे। तो ऐसा ये तरीका गलत है, जो सरकार के खास आदमी उसको चार्ज दे दिया और कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं थे। इसलिए भाई बाद में क्या किया सरकार ने, पिछले साल 2021 में क्या किया, सरकार ने गाइडलाइन जारी करी, एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये बताया कि जब 2 नगर ग्राम पंचायतों से मिलके या एक ग्राम पंचायत से जब नगर पालिका बनेगी तो किस प्रकार से उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा। तो मैं आपको यहाँ 3 सिनेरियो देता हूं, इसमें 3 सिनेरियो मोटा मोटी। सपोज करो ग्राम पंचायत एक ही थी, कोई ग्राम पंचायत है, जैसे मैं खानपुर का हूं, खानपुर झालावाड़ जिले में है। खानपुर बहुत बड़ा कस्बा हो गया, लगभग आज की डेट में 25-30 हजार जनसंख्या। अब सपोज करो सरकार ने डिसाइड किया कि खानपुर ग्राम पंचायत को क्या किया जाए, नगर पालिका बना दिया जाए। अब इसको क्या करेंगे, सपोज करो नगर पालिका बना दी, तो ऐसे स्थिति में तो बच्चों को विवाद ही नहीं है, एक ही ग्राम पंचायत थी, वो उसी को नगर पालिका बना दिया, तो इसका जो अध्यक्ष कौन बन जाएगा, सीधी सी बात है वो सरपंच ही बन जाएगा। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है ना, एक ही तो आदमी है। उपाध्यक्ष कौन बन जाएगा, उप सरपंच बन जाएगा, और जितने भी वार्ड मेंबर थे वो इसके चेयरमैन, इसके पार्षद बन जाएंगे। तो इसमें तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन दूसरा मैं स्थिति बताता हूं, सपोज करो एक ग्राम पंचायत है, ये पूर्ण है, जितने भी ग्राम पंचायत में सपोज करो 4 गांव थे, चारों को चारों नगर पालिका में शामिल कर लिया, और एक ग्राम पंचायत आंशिक ले ली, 3 गांव थे, उसमें से क्या किया, एक गांव को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर लिया। अब ऐसी स्थिति में कौन चेयरमैन होगा, क्या इस ग्राम पंचायत 1 का होगा कि 2 का होगा। तो बच्चों इसमें जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई उसमें होगा जो पूर्ण ग्राम पंचायत शामिल की गई ना, इसका जो सरपंच है वो अध्यक्ष होगा। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन होगा, जो इसी ग्राम पंचायत पूर्ण है इसका उप सरपंच होगा। और जो पार्षद लोग कौन होंगे, जितने भी जो वार्ड मेंबर थे दोनों ग्राम पंचायतों के जुड़ रहे हैं। जैसे ये आंशिक है तो आंशिक में जो वार्ड मेंबर था, पूर्ण के जितने भी वार्ड मेंबर थे सारे वार्ड मेंबर क्या हो जाएंगे, इस नगर पालिका के पार्षद हो जाएंगे। समझे आप 2 स्थिति। अब इसके बाद में थर्ड स्थिति और बताऊंगा। सपोज करो 2 ग्राम पंचायतों को मिलकर क्या बनाया, नगर पालिका बनाई। एक ही ग्राम पंचायत है, ये भी आंशिक है, मतलब 4 गांव थे तो 2 गांवों को नगर पालिका में शामिल किया। दूसरी ग्राम पंचायत है, वो भी सपोज करो आंशिक है, मतलब इसमें भी 4 गांव थे, 2 ही शामिल किए गए। दोनों ग्राम पंचायतों को कुछ कुछ भाग को तोड़ के नगर पालिका बना रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अध्यक्ष कौन होगा बच्चों, अध्यक्ष वो होगा बच्चों जिस ग्राम पंचायत की जो जोड़ रहे हैं ना उसकी जनसंख्या ज्यादा होगी। तो अधिक जनसंख्या वाला जीपी का सरपंच होगा। तो समझ गए बच्चों तीनों से कैसे सिनेरियो।
पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जहाँ एक सिंगल ग्राम पंचायत को नगर पालिका बना दिया वहाँ तो सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा वैसा का वैसा ही। दूसरा सिनेरियो मैंने बताया जहाँ एक ग्राम पंचायत पूरी थी, दूसरी तरफ कुछ भाग लिया तो पूरी ग्राम पंचायत जो थी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। दोनों में आंशिक है तो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो बच्चों ये मेरे सामने समझ में आ गया होगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 13, 14, 15, 16। सही आंसर बताइए मुझे। तो बच्चों इसका सही आंसर है ए 13। जो हमारा सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 में अगर आपने सबने पढ़ाई होगा साफ साफ लिख रहा है कि न्यूनतम कितना सदस्य होते हैं नगर पालिकाओं में? न्यूनतम 13 सदस्य होने अनिवार्य है, तो इसलिए सही आंसर होगा 13। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो इसको बढ़ा सकती है लेकिन उसके लिए वही गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नगर पालिका का वार्डों में विभाजन किस धारा के अधीन होता है? कौन सी धारा के तहत एक नगर पालिका क्षेत्र होता है? इसको वार्डों में बांटा जाता है। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। सही आंसर आप मुझे बताइए 30 सेकंड का टाइम लेके। तो बच्चों इसका सही आंसर है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में क्या है? सेक्शन 9 का हेडिंग है क्या है? वार्डों में विभाजन। एक नगर पालिका क्षेत्र को वार्डों में कैसे बांटेंगे? तो इसका सबने पढ़ाई होगा, इसका जो आधार होता है क्या होता है? जनसंख्या होता है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा वार्ड होते हैं, जहाँ जनसंख्या कम होती है वहाँ कम वार्ड होते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर हम क्या करते हैं? किसी भी नगर पालिका में वार्डों का गठन किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर काफी बड़ा है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के अनुसार जब वृहत शहरी क्षेत्र या किसको कहें अपन नगर निगम के गठन के लिए कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत होना चाहिए। इसका पहले सवाल समझ लो। अपन सब जानते हैं जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट है उसका सेक्शन 3 में राज्य सरकार को पावर होती है, वो नगरीय निकाय का गठन कर सकती है। तो नगर निकाय 3 प्रकार की होती है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। इन तीनों के गठन के अलग अलग पैरामीटर हैं। तो उनमें से एक पैरामीटर होता है कि कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि में कार्य कर रहे हैं। देखो ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आदमी क्या करता है? खेती का कार्य करता है, और शहरी क्षेत्रों में क्या करता है? खेती को छोड़ के कोई और कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। तो एक पैरामीटर ये माना जाता है कि सिटी किसे कहेंगे? तो सिटी की एक परिभाषा ये होती है कि भाई इतने परसेंट से लोग ज़्यादा क्या कर रहे हैं? नॉन एग्रीकल्चर फील्ड से इनकम कर रहे हो। तो इसका सही आंसर बताइए मुझे आप। 10%, 25%, 30%, 50%। तो बच्चों 2021 में राज्य सरकार ने कुछ आदेश, कुछ गाइडलाइन जारी करी थी जिसके तहत नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका को गठन के कुछ मापदंड निर्धारित किए थे। निगम में क्या था? कई सारे मापदंड थे। एक तो जैसे जनसंख्या घनत्व, जाहिर सी बात है ये हम सब अच्छे से समझ सकते हैं कि गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है, शहरों में ज़्यादा होता है। तो जनसंख्या घनत्व हो गया। एक ये मैंने बताया नॉन एग्रीकल्चर इनकम, गैर कृषि आय में ज़्यादा लोग होने चाहिए। कृषि के काम में तो गाँव में करते हैं, सिटी में तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा होती है। तो नॉन एग्रीकल्चर तो यहाँ पे है 50%, 50% से लोग ज़्यादा लोग अगर गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो तभी उसको नगर निगम का दर्जा दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है डी, 50% एंड मोर देन 50%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर काफी बड़ा है। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा सेक्शन 10 के अंतर्गत पिछले वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए वार्ड में सीटों को आवंटित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है या क्या आधार होता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से आप पढ़ के सही आंसर करें। तो बच्चों इसका सही आंसर है रोटेशन ऑफ डिफरेंट वार्ड। सेक्शन 10 आप लोगों ने पढ़ाई होगा। वार्डों का विभाजन है, कितने वार्डों की संख्या होगी, वार्डों में आरक्षण क्या होगा, एससी का क्या होगा, एसटी का क्या होगा, ओबीसी का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा। तो ये सब बच्चों रोटेशन के आधार पर होता है। ये जब वार्डों का परिसीमन किया जाता है तो नॉर्थ वेस्ट से चलते हैं और उसको रोटेशन के आधार पर वार्डों को डिसाइड किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? रोटेशन ऑफ डिफरेंट वार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका की स्थापना और निगमन की जाती है। कौन सी धारा के तहत नगर पालिका की स्थापना और निगमन की जाती है? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6।
आप इसका सही आंसर कीजिए बच्चों। तो बच्चों ये इसका सही आंसर है सेक्शन 5। देखो बच्चों सेक्शन 3 और सेक्शन 5 इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सेक्शन 3 क्या है? नगर पालिकाओं का या नगर निकायों का परिसीमन। और सेक्शन 5 है नगर पालिका की स्थापना एंड निगमन। ये दोनों देखने पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, दोनों में ज़्यादा अंतर भी नहीं दिखता है। लेकिन मैं फिर बता दूं, सेक्शन 3 में तो क्या होता है? सेक्शन 3 के तहत राज्य सरकार को क्या पावर होती है? राज्य सरकार कोई ग्रामीण क्षेत्र या स्थानीय जो क्षेत्र होता है ना, जैसे ग्राम पंचायत, उसको नगर पालिका बना सकती है। नगर पालिका में से किसी क्षेत्र को वापस से ग्राम पंचायत बना सकती है। ये सेक्शन 3 में किया जाता है। जबकि सेक्शन 5 में नगर पालिकाओं की स्थापना होती है। स्थापना जैसे जो संक्रमण कालीन क्षेत्र होता है वहाँ नगर पालिका बोर्ड बनता है। थोड़ा और बड़ा कस्बा हो जाता है तो नगर परिषद बनती है। थोड़ा और बड़ा सिटी हो जाता है तो नगर निगम बनती है। ये सब इसमें दिया गया है। उन नगर पालिका का क्या नाम होगा, उनकी सबकी एक मोहर होगी, वो अपने आप में एक संस्था होगी नगर पालिका या नगर परिषद। इस सब के बारे में सेक्शन 5 में दिया गया है। और सेक्शन 3 में क्या दिया गया है? मैंने बताया ग्राम पंचायत से नगर पालिका कैसे बनेगी। 2 नगर पालिका ग्राम पंचायतों से नगर पालिका बन सकती है, या नगर पालिका से कोई इलाका निकाल के ग्राम पंचायत में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सेक्शन 3 में है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, तो आप उस कन्फ्यूजन को दूर कर लें और ये याद रखें सेक्शन 3 और 5 में डिफरेंस। तो थैंक यू दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को एनालिसिस के साथ में। थैंक यू।